हेलो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको फिजिकल ज्योग्राफी में पर्वत निर्माण के सिद्धांत, उसमें भी कोबर का भूसन्नति सिद्धांत के बारे में पढ़ाएंगे। पर्वत निर्माण के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किए, जिसमें पर्याप्त भिन्नता है। पर्वतों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों को दो वर्गों में रखा गया है। इसके एक प्रथम के अनुसार धरातल का क्षैतिजीय संचलन के कारण वलन पड़ने से पर्वतों का जन्म होना। दूसरा द्वितीय वर्ग के अनुसार पर्वतों का निर्माण धरातल पर लंबवत संचलन के कारण होना। पर्वतों की उत्पत्ति संबंधी प्रमुख जो विद्वान है, जिसमें प्रथम आता है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जियो संक्लाइन थ्योरी ऑफ कोबर। कोबर ने संकुचन विचारधारा का आधार पर भूसन्नति एवं पर्वत निर्माण की व्याख्या 1923 में प्रस्तुत की, यानी आज से 97 साल पहले करी थी। आपको बात बताऊं, उसने पृथ्वी के ठंडा होने, संकुचन होने के साथ साथ दृढ़ भूखंडों एवं भूसन्नतियों की संकल्पना प्रस्तुत की। उनके अनुसार पैंजिया महाद्वीप के अंगारालैंड और गोंडवानालैंड के मध्य तेतीज महासागर भूसन्नति के रूप में था, यानी वर्तमान हिमालय। ये पैंजिया महाद्वीप, अंगारालैंड और गोंडवानालैंड के मध्य तेतीज भूसन्नति, जो आज इस समय हिमालय पर्वत बन गया है, वो है ये चीज़ें जो आप देखिए। इसमें निरंतर अवसाद जमा होने से तली में दबाव होता रहा। इस दबाव से निरंतर अंगारालैंड और गोंडवानालैंड पास आते गए। दोनों में भूसन्नति में जमा अवसादों में मोट पड़ते गए। इस सिद्धांत को मध्य पिंड सिद्धांत, मीडियम मास थ्योरी भी कहा जाता है। कोबर का सर्वाधिक दृढ़ भूखंडों एवं भूसन्नतियों के संबंध स्थापित करने पर था। उसका सिद्धांत संकुचन शक्ति पर आधारित था। वर्तमान पर्वतों के स्थान पर कोबर ने भूसन्नतियां बताई, जो कि पर्वतों का निर्माण स्थल थी। उसने पर्वत निर्माण की दो अवस्थाएं बताई, प्रथम भूसन्नति के निर्माण की अवस्था, दूसरी पर्वत निर्माण कार्य अवस्था। प्रथम अवस्था भूसन्नति के निर्माण की होती है। भूसन्नतियां सक्रिय तथा लंबे जलपूर्ण गर्त होती हैं। प्रत्येक भूसन्नति के दोनों पार्श्व पर दृढ़ भूखंडों की स्थिति होती है। कोबर ने इन्हें अग्र प्रदेश या क्रोटोजेन कहा। पार्श्ववर्ती भागों में अपरदन के कारण क्षयित पदार्थ भूसन्नति में एकत्रित होता रहता है। अवसादों के निरंतर निक्षेपण से भार में वृद्धि होती है। भूसन्नति की तली का धसा होने लगता है। लंबे समय तक ये प्रक्रिया जारी रहने से भूसन्नति अत्यधिक गहरी हो जाती है तथा इसमें पर्वत निर्माण के लिए आवश्यक तलछट का जमाव होता जाता है। दूसरी अवस्था में संकोचन से प्रेरित क्षैतिज संचलन होता है तथा भूसन्नति के दोनों पार्श्व या अग्र प्रदेश एक दूसरे के निकट खिसकने लगते हैं। दोनों पार्श्वों के निकट आने से उत्पन्न संपीड़न की शक्ति के कारण भूसन्नति के तलछट में मोड़ पड़ने लग जाते हैं। दोनों किनारों पर दो पर्वत श्रेणियों का जन्म होता है, जिसमें कोबर ने रेंडकेटेज कहा। यदि संपीड़न की शक्ति सामान्य होती है तो मात्र पार्श्ववर्ती किनारे पर पर्वत श्रेणी का निर्माण होता है तथा बीच का भाग वलन की क्रिया से अप्रभावित रहता है, जिसे कोबर ने स्वानील वर्ग या मध्य पिंड कहा। यदि संपीड़न की शक्ति अत्यधिक तीव्र होती है तो भूसन्नति का समस्त तलछट वलित होकर पर्वतों में बदल जाता है तथा मध्य पिंड का निर्माण नहीं होता है। इस सिद्धांत की व्याख्या कोबर ने वलित पर्वतों के उदाहरण देकर की। उसने बताया कि तेतीस भूसन्नति के उत्तर में यूरोप तथा दक्षिण में अफ्रीका दृढ़ भूखंड थे, जिसके निकट खिसकने के आल्प्स पर्वत श्रेणियां बनी। हंगरी का मैदान मध्य पिंड के रूप में स्थित है। इसी प्रकार हिमालय तथा कुनलुन पर्वतों के मध्य तिब्बत का पठार मध्य पिंड का उदाहरण है, जो कि तेतीस
अभिनेत्री के दोनों पार्श्व पर स्थित अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जैसे दृढ़ भूखंडों के एक दूसरे से निकट खिसकने का परिणाम है। आलोचना। यदि कोबर का सिद्धांत पर्वतकर्ण की समुचित व्याख्या करता है, तथापि इसमें कुछ दोष जरूर हो गए हैं। पहला है, पर्वत निर्माण के लिए उत्तरदायी बल संकुचन के सामर्थ्य पर संदेह। इससे हिमालय जैसे ऊंचे तथा विशाल पर्वतों का निर्माण कैसे हो सकता है। दूसरा, अगर प्रदेशों के देशों दोनों ओर से आने वाले समान दबाव पर स्वेस के असहमति प्रकट की है, स्वेस महोदय ने इस पर असहमति प्रकट की है, उसके अनुसार एक पार्श्व ही सरकता है, दोनों नहीं सरक सकते। तीसरा, एक सिद्धांत से पूर्व पश्चिम दिशा में विस्तृत पर्वतों की जो व्याख्या हो जाती है, किंतु उत्तर दक्षिण में विस्तृत राकी जैंडीज पर्वतों की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं होती है। चौथा है, भूसंतति के वितरण का समुचित उल्लेख नहीं किया गया है। अब आपको इसके बाद में आर्थर होम्स का संवहनीय धारा सिद्धांत के बारे में बताएंगे। आर्थर होम्स ने भी रेडियो सक्रिय पदार्थों से उत्पन्न होने वाली धाराओं के आधार पर 1929 में संवहनीय धारा सिद्धांत प्रस्तुत किया। यद्यपि इसमें जोली की भांति रेडियो सक्रिय पदार्थों का समावेश था, किंतु होम्स ने पूर्णतः भिन्न तरीके से भूपृष्ठ की आकृतियों की उत्पत्ति को प्रभावी ढंग से समझाया। इसी कारण इस संकल्पना को अन्य की तुलना में अधिक मान्यता मिली। होम्स ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दो भागों में बांटा। ऊपरी परत को क्रस्ट का, जिसकी रचना सियाल से हुई है। निचले भाग को अंधा स्तर का, जिसकी रचना सीमा से हुई। सियाल महासागरों में नहीं पाई जाती। पृथ्वी पर रेडियो सक्रिय पदार्थ का वितरण असमान रूप से पाया जाता है। ऊपरी भाग में रेडियो सक्रिय पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। होम्स के अनुसार क्रस्ट या सियाल की ऊपरी परत पर रेडियोधर्मी पदार्थों के अपने आप विघटित होते रहने की क्रिया से जो ऊर्जा प्राप्त मात्रा में निकलती है, वह सीधे वायुमंडल में विकिरण द्वारा फैल जाती है। इसी के दूसरी ओर, जिसके नीचे परत आधा स्तर से रेडियोधर्मी पदार्थ कम होते हैं, किंतु इसके निरंतर विकिरण से जो ऊष्मा निकलती है वह इसी आधा स्तर या नीचे की ओर परत में एकत्रित होती जाती है, क्योंकि इसका वायुमंडल से सीधा संपर्क नहीं है। ऊपरी आवरण की सियाल परत से ढका है। इसी से तापमान निरंतर बढ़ता रहता है। तापमान अधिक बढ़ने से नीचे के भागों में भी अति उष्णता, ऊपरी भाग में शीतलता की विपरीत स्थिति बनती है। इस तापीय अंतर को पुनः संकुचित करने के लिए संवहनीय धारा चलने वाली लगती है। संवहनीय धाराओं को दो भागों में रखा जा सकता है। आरोही धाराएं या उठे स्तंभ की धाराएं जो भूगर्भ से भूपटल की ओर चलती हैं। दूसरी अवरोही धाराएं या गिरते स्तंभ की धाराएं जो भूपटल के भूगर्भ की ओर चलती हैं। आरोही धाराओं के कारण भूपटल पर तनाव उत्पन्न होता है तथा अवरोही के कारण संपीड़न होता है, तो तरंगें ऊपर उठकर क्षैतिज दिशा में सतह के निकट महासागरों के किनारे, आंतरिक सागरों के किनारे आमने सामने मिलने पर नीचे की ओर उतरती है, तब अवतलन होता है। इसी से भूसंततीय संपूर्ण पर्वत निर्माण की दिशा का विकास होता है। जब महाद्वीपों के मध्य से बाहर की ओर प्रभावित होती है, अर्थात एक दूसरे की विपरीत दिशा में प्रभावित होती है, तो वहाँ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे स्थल भाग दो खंडों में विभक्त हो जाते हैं। अतः जब अंदर स्तर सब स्ट्रेयम में एकत्रित गर्मी धीरे धीरे ऊपर आकर वहाँ से विकिरण द्वारा बाहर विलीन होती जाती है, तो संपूर्ण प्रक्रिया अर्थात भू संवहन धाराएं भी धीरे धीरे कमजोर पड़कर रुक जाती हैं। इसी प्रकार पर्वत निर्माण प्रक्रिया का विकास तीन अवस्थाओं में पूर्ण होता है। प्रथम है भूसंतति अवस्था। ये भूसंतति के निर्माण की अवस्था है। इसकी अवधि सबसे अधिक होती है। इसमें दो भिन्न केंद्रों से आने वाली संवहनिक धाराएं परस्पर मिलकर जलमग्न तटों के नीचे भूसंतति का निर्माण करती है। इसमें महाद्वीपों से अपर्दन द्वारा लाए गए अवसादों का निरंतर जमाव एवं भूसंतति की तली में धंसाव होता रहता है। अवतलन दबाव तथा भू अभ्यंतर से ताप के कारण तलछटीय शैलों का रूपांतरण होता है, जिसे
इनका घनत्व बढ़ जाता है। दूसरा, पर्वत निर्माण अवस्था। इस अवस्था में संवहनिक धाराएं की गति अत्यधिक तीव्र हो जाती है, किंतु यह अवस्था अल्पकालिक होती है। धाराओं में तीव्रता का प्रमुख कारण अवरोही धाराओं में शीतल पदार्थों का अवतलन तथा आरोही धाराओं में तप्त पदार्थों का प्रभावित होना है। तीव्र गति से आती हुई संवहनिक धाराएं जब मिलकर नीचे मुड़ती है तो भूसंरचना में जमा हुई तलछट पर संपीड़न के कारण वलन पड़ने लगते हैं तथा पर्वत निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तीसरी अवस्था है विकास अवस्था। इस अवस्था में संवहनिक धाराओं की गति व क्रम क्षीण होने लगता है। निक्षेपण समाप्त होने के जाने से दबाव कम हो जाता है, जिससे पर्वतों में उत्थान प्रारंभ होता है। पर्वत का अंतिम चरण के रूप में धीरे धीरे विकास होता है। इसके साथ ही संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र में अपक्षय अपरदन के कारकों का तेजी से प्रभाव पड़ता है, जिससे पर्वत निरंतर घिस कर नीचे होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में स्थानीय रूप से संतुलन स्थापन शक्तियों के प्रभाव से कहीं कहीं उत्थान भी हो जाता है। विश्व के अधिकांश अल्पाइन क्रम के पर्वत इसी अवस्था से गुजर रहे हैं। उपयुक्त तीनों अवस्थाओं सभी महासागरों में समान रूप से नहीं होती है। इसका कारण संवहनी धाराओं का कहीं क्षीण तो कहीं तीव्र होना है। होम्स का सिद्धांत महाद्वीपीय महासागरों की उत्पत्ति तथा वर्तमान में पर्वतों के निवितरण की व्याख्या करता है। प्रारंभ में पेंजिया महाद्वीप का विखंडन इसके मध्य संवहनी धाराओं के विपरीत दिशा में चलने से ही हुआ। इसी से 33 भूस अभिनति बनी। बाद में इससे अल्पाइन तथा हिमालय की उत्पत्ति हुई। लारेशिया के पश्चिम की ओर विस्थापन के साथ ही अमेरिका के पश्चिमी तट पर संवहनी धारा उतरने से एवं अवरोध के कारण रॉकी और एंडीज पर्वत बने। इसकी आलोचना हुई है। यह सिद्धांत पर्वत निर्माण संबंधी कई समस्याओं को हल करने के उपरांत भी अनेक प्रश्न छोड़ देता है। प्रथम है, ये सिद्धांत पृथ्वी के भीतरी ऐसी घटनाएं पर आधारित है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी है। दूसरा, कास्ट के नीचे संवहनी धाराओं का मुड़कर क्षैतिज रूप से प्रभावित होना संदेहास्पद है। तीसरा, ये धाराएं पृथ्वी पर सीमित स्तर पर सक्रिय क्यों हैं। चौथा, पदार्थों के रूपांतरण द्वारा इसके नीचे धंसना भी भ्रामक है। पांचवा, प्राचीन पर्वतों की उत्पत्ति का विशेष विवरण नहीं दिया गया है। इस आलोचनाओं व कमियों के बावजूद भी प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के साक्ष्यों से होम्स के विचार को विश्वसनीयता मिली है। धन्यवाद।